फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरे वीडियो का इंट्रोडक्शन। आज का मेरा वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो नवंबर 22 के जीआईबी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। और ये वीडियो मैंने जो आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं बैलेंस शीट को समझने के लिए। अगर किसी को बैलेंस शीट को बहुत अच्छी तरह समझना है तो उसको ये सारी चीज़ें जो टर्म्स मैंने एक्सप्लेन की हैं आपको, बिफोर यू गो टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और आप एक एक करके हर चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका शीर्षक है हाउ टू अंडरस्टैंड ए बैलेंस शीट। इसको समझने के लिए ये समझिए, बैलेंस शीट हैज़ टू साइड्स, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, एंड बैलेंस शीट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। इसके क्या माने हुए? इसके माने हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड का टोटल हमेशा एसेट साइड के टोटल के बराबर होगा, यानी दोनों साइड बिल्कुल बैलेंस्ड होंगी, बराबर बराबर होंगी। एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो पोजीशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉर्मली इज कैप्चर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। जब कभी हम बैलेंस शीट की परिभाषा भी करते हैं तो हम उसकी जो डेफिनेशन है उसको यही कहते हैं, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस एंटिटी एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। और उस पर्टिकुलर डेट में भी कब का होता है बैलेंस शीट का प्रिपरेशन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑन दैट डेट। एग्जाम्पल में, जैसे बैंक्स की बैलेंस शीट 31 मार्च को बनती है, तो 31 मार्च को ब्रांच का डे एंड होने के बाद बैलेंस शीट फ्रीज नहीं होती है। जब तक बैंक के मेन सर्वर का डे एंड नहीं हो जाएगा तब तक बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की पोजीशन फ्रीज नहीं होगी। और जब वहाँ मेन सर्वर का डे एंड हो जाता है तो ये बैलेंस शीट फ्रीज हो जाती है, फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो ये आपका जो लिखा हुआ है सेंटेंस, इसमें बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डेट में भी एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑन दैट डेट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लायबिलिटी। इसकी मैं आपको दो डेफिनेशन बताने वाला हूं। पहला, वट एवर दी बिजनेस एंटिटी ओज, यानी जो दूसरों को उसे देना होता है वो उसकी ओइंग होती है, मतलब ओज है वो, तो वो वट एवर दी बिजनेस एंटिटी ओज टू अदर्स इज द लाइबिलिटी। दूसरी डेफिनेशन, लाइबिलिटी इज ए सोर्स ऑफ फंड फॉर द बिजनेस। Opposite to it, what is an asset? An asset is whatever the business entity is owning. और दूसरी डेफिनेशन एसेट की, एसेट इज एन यूज ऑफ फंड्स। लाइबिलिटी इज ए सोर्स ऑफ फंड, एसेट इज ए यूज ऑफ फंड। एक सोर्स, दूसरा यूज। लाइबिलिटीज़ में ओ जो दूसरों को देना है, और एसेट में ओनरशिप होती है, यू वट एवर दी बिजनेस एंटिटी ओन्स इज एन एसेट। एसेट और लाइबिलिटी बराबर होते हैं। एंड व्हाट इज दी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? बुक कीपिंग में ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस एंटिटी फॉर दिस पर्पज is always treated as a separate entity from its owners, and that is why the books are maintained
फॉर द बिजनेस एंटिटी एंड नॉट फॉर द ओनर्स। मैं समझता हूँ मैंने ये बात आपको बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दी है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर कैटेगरीज ऑफ लाइबिलिटीज। कैटेगरीज लाइबिलिटीज की कौन कौन सी है, लाइबिलिटीज के कितने प्रकार हैं? तो लाइबिलिटीज के हम 3 बॉक्सेस में इसको डिवाइड करते हैं या 3 कैटेगरीज में रखते हैं। कैटेगरी नंबर 1, सबसे पहली वो लाइबिलिटी होती हैं जो बिजनेस में ए सॉर्ट ऑफ परमानेंट नेचर की लाइबिलिटीज होती हैं और बिजनेस का कोई इमीडिएट ऑब्लिगेशन टू रीपे दोज लाइबिलिटीज नहीं होता है। रादर जब तक उनको रीपे करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, जब तक द बिजनेस एंटिटी इज ए गोइंग कंसर्न। और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस एक बार शुरू हो गया तो ये माना जाता है, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि बिजनेस विल रन फॉर एवर। इसलिए इसको कहा गया है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमने पहली कैटेगरी बनाई विच आर ए सॉर्ट ऑफ परमानेंट लाइबिलिटीज फॉर द बिजनेस एंड बिजनेस डज नॉट हैव एनी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ दीज लाइबिलिटीज। एक इसका एक्सेप्शन है, अगर बिजनेस एंटिटी क्लोज होती है, लिक्विडेशन में चली जाती है, तब हमें ये लाइबिलिटीज भी रीपे करनी पड़ सकती हैं। अदरवाइज दूसरी कैटेगरी में आते हैं हम। दूसरी होती है, ये जो फर्स्ट कैटेगरी है ये कहलाती है ओन कैपिटल। बिजनेस एंटिटी के लिए अपनी पूंजी, ओन कैपिटल। और इसके बाद जो अगली 2 कैटेगरीज हैं वो कहलाते हैं बोरोड कैपिटल। और बोरोइंग हम 2 प्रकार से करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो बिजनेस बोरो करता है फॉर शॉर्ट टर्म उनको करेंट लाइबिलिटीज कहा जाता है, और जो बिजनेस बोरो करता है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस उनको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहा जाता है। करंट लाइबिलिटीज की परिभाषा क्या है? करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज which the business has to repay within a period of 1 year, and this 1 year is the accounting period also. हमारी कंट्री में, इंडिया में, हर साल 31 मार्च को बिजनेस अकाउंट्स क्लोज होते हैं सभी बिजनेस एंटिटीज़ के। इसके कहीं कहीं एक्सेप्शन भी हो जाते हैं अंडर द सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटिटी। लेकिन 31 मार्च एवरी ईयर हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है सभी बिजनेस एंटिटीज़ का, इंक्लूडिंग बैंक्स। तो व्हाट आर दी कैटेगरीज ऑफ लाइबिलिटीज़ में? एक जो ओन कैपिटल होती है जिसका रिपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, उनको ये सॉर्ट ऑफ परमानेंट लाइबिलिटीज़ हम मानते हैं। दूसरी कैटेगरी में करंट लाइबिलिटीज़ हैं जिनका रिपेमेंट बिजनेस को विद इन 12 मंथ्स और 1 ईयर करना होता है, और जिनका बियॉन्ड 1 ईयर रिपेमेंट का ऑब्लिगेशन होता है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज इक्विटी। इक्विटी के बहुत सारे नाम हैं। यहाँ पर मैं जो हमारा बिजनेस का पेड अप कैपिटल है, जो ओन्ड कैपिटल है, और जो उसने रिजर्व्स क्रिएट किए होंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स मिला के बन जाती है इक्विटी। एंड व्हाट इज नोन एज डेट। एक एक टर्म को मित्रों बहुत अच्छी तरह सुनते जाइए और समझते जाइए। व्हाट इज डेट? डेट ऑल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज टुगेदर, यानी हम LTL लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का टोटल कर लें तो ये डेट बन जाता है। किसका? बिजनेस एंटिटी का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। उस पर कितना डेट है ये हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से ही कैलकुलेट करते हैं। अब हम करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज को शॉर्ट में CL भी किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा,
और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को जो डेट को रिप्रेजेंट करती हैं, इनके लिए LTL लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ में जो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं उसमें आते हैं हमारे क्रेडिटर्स, और इसके अलावा हमारी जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं, जैसे बैंक से बोरो किया है, कैश क्रेडिट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, डिमांड लोन अकाउंट, एनी बिल डिस्काउंटेड। तो ये जो शॉर्ट टर्म की बोरोइंग्स हैं आपकी, जो विद इन 1 ईयर रीपे होनी ही होनी है, वो सब करंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं। अब मैंने एक टर्म यूज़ किया, क्रेडिटर्स। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द क्रेडिटर? नाउ क्रेडिटर इज ए पर्सन who has allowed credit to the business entity or business organization। कौन अलाउ करता है क्रेडिट? जिससे नॉर्मली बिजनेस एंटिटी माल खरीदती है। जो इसका सप्लायर है उससे क्रेडिट में माल ले रहे हैं तो वो क्रेडिटर हो जाता है। सो व्हाट इज नोन एज इक्विटी? आई हैव एक्सप्लेन्ड with examples current liabilities. Now I will explain long-term liabilities with examples. So any liability which is repayable beyond 12 months. आपने कोई टर्म लोन लिया है, repaying period is 5 years, long term liability. कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं। What is डिबेंचर? डिबेंचर इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कंपनी ने बोरो किया है इन फॉर्म ऑफ ए डेट फ्रॉम द पब्लिक, एंड डिबेंचर्स आर ऑल्सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। डिबेंचर्स आर नेवर ए करंट लाइबिलिटी। ये कभी शॉर्ट टर्म की बोरोइंग में आते ही नहीं है, तो वो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो हमारे टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स और बॉन्ड्स विच आर रीपेबल बियॉन्ड 1 ईयर, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल, 5 साल, 7 साल, कुछ भी उसका रीपेइंग पीरियड हो सकता है, दैट बिकम्स द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब इसमें मैंने एक लिखा है क्वेश्चन नीचे, इज कैपिटल ए लाइबिलिटी और एन एसेट? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि हमारे बैंकिंग में आजकल सारे स्ट्रीम्स से बच्चे आते हैं, पहले भी आते थे, पर अभी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से भी बहुत हमारे प्रोफेशनल ऑफिसर्स और दूसरे स्टाफ में लोग रिक्रूट होते हैं, आते हैं। बहुत स्वागत है उनका, वेलकम है। लेकिन उनके सामने जब ये सवाल आता है, क्योंकि ये टर्म उन्होंने कभी सुनी ही नहीं होती हैं, तो उनसे जब पूछा जाता है इज कैपिटल ए लाइबिलिटी और एन एसेट, तो काफ़ी लोग इसे गलत बताते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता है, उनके नज़रों से गुजरा नहीं होता है। यहाँ पर मैं उनके लिए स्पष्ट कर दूँ, कैपिटल इज नेवर एन एसेट, कैपिटल इज ऑलवेज ए लाइबिलिटी। ये आप इसको नोट कर लें, कैपिटल इज ऑलवेज ए लाइबिलिटी। आई होप आई एम very clear on this slide also. Let us proceed further. Equity explained. अब इक्विटी को मैंने और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने का प्रयास इस स्लाइड के माध्यम से किया है। इसमें मैंने साफ लिख दिया है, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स आर नोन एज इक्विटी। आप दोनों को प्लस करिए, इक्विटी हो गया। व्हाट इज नेटवर्थ? NW, शॉर्ट में नेटवर्थ को NW हम कहते हैं। NW इज ऑल्सो दी इक्विटी, यानी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स को हम जनरल रिजर्व्स भी कहते हैं समय समय पर। तो इन दोनों को प्लस करने पर हमारी नेटवर्थ कैलकुलेट हो जाती है, नेटवर्थ। एंड व्हाट इज टेंजिबल नेटवर्थ? टेंजिबल नेटवर्थ के लिए हमको इंटेंजिबल एसेट्स को नेटवर्थ यानी NW में से घटाना होता है, माइनस करना होता है। इफ आई से NW माइनस इनटेंजिबल एसेट्स इज इक्वल टू टेंजिबल नेटवर्थ यानी TNW, तो ये जो इक्वेशन बना, ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो आपकी नेटवर्थ, इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड्स, ओनर्स फंड्स, ओनर्स इक्विटी, ये आपकी TNW, और जिस बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स नहीं होते हैं, तो नेटवर्थ और टेंजिबल नेटवर्थ में कोई डिफरेंस नहीं होता है, NW इज इक्वल टू TNW। तो ये आपके सब
एक ही के नाम हैं जिसको हम टेंजिबल नेटवर्थ या नेटवर्थ कह सकते हैं, अगर बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है तो। यहां तक आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। आज का ये वीडियो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करने में कि बैलेंस शीट में आगे क्या इंट्रिकेसीज हैं, उनमें ये सारे टर्म बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आपने अगर नेटवर्थ को समझ लिया, व्हाट इज ओनर्स इक्विटी, सेम पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, what is tangible net worth, NW minus intangible assets, what are shareholders funds, shareholders are the owners of the company, shareholders होते ही कंपनी के केस में हैं, तो इसलिए ओनर्स इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड्स में कोई डिफरेंट नहीं हुआ। व्हाट आर ओनर्स फंड्स, वो भी सब यही हैं। तो ये एक ही बात को हम कई नामों से अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल जनरेशन ऑफ फंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने के लिए मेरा दूसरा क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज द सोल ऑफ द बिजनेस, हम बिजनेस की सोल, प्राण या आत्मा किसे कह सकते हैं? जब ये क्वेश्चन मैं अपने बैंकर साथियों से पूछता हूँ तो इसका बहुत देर अपने स्क्रैच करते हैं वो हेड को और बहुत देर बाद सोचते हैं। कोई बताता है साहब वर्किंग कैपिटल, कोई कहेगा साहब उसकी कैपिटल, उसके एसेट्स, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है द सोल ऑफ द बिजनेस, और प्राण जिसे कह सकते हैं, प्राण वायु जिसे कह सकते हैं, वो हैं सेल्स। इफ देर आर सेल्स देर इज बिजनेस, इफ देर आर नो सेल्स, आपके पास सारा कुछ है लेकिन सेल्स नहीं है, स्टॉक भी हैं, फैक्ट्री भी चल रही है, बट देर आर नो सेल्स, इट मीन्स देर इज नो बिजनेस। व्हेन नो सेल्स नो प्रॉफिट नो बिजनेस, कुछ होगा ही नहीं। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल जनरेशन ऑफ फंड्स इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स? क्या है इसमें? आपने दो सोर्सेज ऑफ फंड्स पढ़े। पहला मैंने आपको बताया लायबिलिटी इज ए सोर्स ऑफ फंड, और लायबिलिटीज में एक तो ओनर्स कैपिटल थी और दूसरा था शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। दोनों को एक ब्रैकेट में क्लब कर लूँ मैं तो बोरोड कैपिटल, यानी ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। देयर इज ऑलवेज ए थर्ड सोर्स ऑफ फंड्स इन ए गोइंग कंसर्न बिजनेस। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इस पे भी हमें अपने माइंड को बड़ा एक्सर्ट करना पड़ता है, और इसका आंसर बहुत सिंपल है। भाई जब हम बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारी सेल्स होती हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट्स आते हैं। और प्रॉफिट जो हैं ना तो ओनर्स के दिए हुए हैं ना वो बोरो किए हुए हैं, ये तो बिजनेस ने अपने आप जनरेट किए ना अपने बिजनेस ऑपरेशन से। इसलिए जो पहला से व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल जनरेशन ऑफ फंड्स, तो प्रॉफिट्स जो हुए हैं मेरे जनरेट, ये वो फंड्स हैं जो बिजनेस ने अपने आप जनरेट किए हैं और इन्हीं को कहते हैं, प्रॉफिट्स को ही कहते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल जनरेशन ऑफ फंड्स। कोई भी बिजनेस अगर इंटरनल जनरेशन ऑफ फंड्स नहीं कर रहा है तो वो बिजनेस यूजलेस है। यानी अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो काहे के लिए बिजनेस कर रहे हैं हम लोग? ये बात सोचने और समझने वाली होती है। अगला स्टेटमेंट मैंने लिखा है ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ये ना ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द बिजनेस। व्हाट इज द थर्ड सोर्स ऑफ फंड्स इन द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? आर द प्रॉफिट्स, and profits are internally generated by the business itself. Next question, which are current assets? अब एसेट साइड में आ जाइए। जैसे लाइबिलिटीज साइड में तीन हमने कैटेगरीज बनाई थी, यहाँ भी तीन कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी करंट एसेट्स, दूसरी कैटेगरी फिक्स्ड एसेट्स, तीसरी कैटेगरी इंटेंजिबल एसेट्स। तीनों आपके सामने हैं, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं? डेफिनेशन ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर आइदर कैश
और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, वो करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक्स, डेटर्स और एनी अदर इन्वेस्टमेंट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, जैसे कोटेड शेयर्स होते हैं, तो ये सब करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड विच आर फिक्स्ड एसेट्स which cannot be converted into cash within a period of 1 year, like plant and machinery, land and building, vehicles, safe fixtures and furnitures, and other such items which the business entity इसको यूज करती है, लेकिन फॉर दी बिजनेस ऑपरेशंस, इसको खुद, जैसे स्टॉक मान लो हमने तैयार किया तो बेच दिया, लेकिन ये एसेट जो फिक्स एसेट्स हैं ऐसे ही नहीं सेल किए जाते हैं जैसे आप स्टॉक को सेल कर देते हैं, नो। तो ये इसलिए फिक्स एसेट कैटेगरी में आते हैं। नाउ विच आर दी इंटेंजिबल एसेट्स? इंटेंजिबल एसेट्स आपके होते हैं विच यू कैन नॉट टच, विच यू कैन नॉट फील, विच यू कैन नॉट सी। अब इन तीनों एसेट्स के ही मैं एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। करंट एसेट में मैंने एग्जाम्पल आपको दिए, कैश, स्टॉक, डेटर्स, कोटेड इन्वेस्टमेंट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, सेफ फिक्चर्स, फर्नीचर्स एंड सो ऑन। इंटेंजिबल एसेट्स आपके होते हैं गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, लाइसेंसेस, डिजाइंस एटसेट्रा। अब इसमें आता है विच आर नोन एज टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच यू कैन टच, यू कैन फील, यू कैन सी, जैसे आपके व्हीकल्स हैं या स्टॉक है या आपका कैश है, वो सब आप देख सकते हैं ये सब। लेकिन ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है, गुडविल है, कैन वी हैव ए लुक एट गुडविल? वी कैन जस्ट थिंक ऑफ, अरे भाई कोलगेट है तो बड़ा अच्छा ब्रांड है, ये चीज़ें उसमें आती हैं। अदरवाइज बाकी सब जो एसेट्स हैं जो इंटेंजिबल नहीं हैं, वो सब टेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। एंड विच आर नोन एज फिक्सिशियस एसेट्स। फिक्सिशियस एसेट्स और इंटेंजिबल्स आर दी सेम, उन्हीं को हम फिक्सिशियस एसेट्स भी कह देते हैं। एंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन? This term is always accompanied with the fixed assets, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, कभी भी करंट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। इंटेंजिबल एसेट्स को भी हम डेप्रिशिएट नहीं करते हैं बट एमोर्टाइज करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में एक्सेप्शन भी है, जैसे लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते हैं, बिल्डिंग एंड ऑल अदर फिक्स्ड एसेट्स हम डेप्रिशिएट करते हैं। और किस रेट पर डेप्रिशिएट करते हैं, ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट के जो रूल्स हैं 1962 के, उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देखेंगे आपका स्ट्रॉन्ग रूम डोर होता है, 5% पर हम उसे डेप्रिशिएट करते हैं। कंप्यूटर्स को हम 33.33% पर डेप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो जल्दी से ऑब्सोलीट हो जाते हैं। तो किसी को 5%, किसी को 33.33%, किसी को 60% भी कर सकते हैं। ये हमारे कहाँ पर रेट डिसाइडेड हैं? इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स हैं जो 1962 के, उसमें डिसाइडेड है। और डेप्रीसिएशन जो है वो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को घटाता जाता है। विच ऑफ द एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड? आंसर इज फिक्स्ड एसेट्स ओनली, एक्सेप्ट लैंड। वाई द एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड? Assets are depreciated because of the wear and tear over a period of time. हर साल हम उन्हें खूब यूज़ करते हैं। मशीन आपके पास मान लीजिए बाइक है, मोटरसाइकिल है, कार है, 8-10 साल में ऑब्सोलीट हो जाती है। तो इसलिए ये फिक्स्ड एसेट्स डिप्रिशिएट किए जाते हैं। और डिप्रिसिएशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जिसे हर बैंकर को अच्छी तरह समझना चाहिए, कि हम कोई भी आइटम को चार्ज करते हैं एक्सपेंसेस में इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किए जाते हैं। लेकिन
जब हम फिक्स एसेट को डिप्रिशिएट करते हैं और उसका जो पैसा आता है वो हम कहाँ देते हैं। अब कंपैरिजन करिए, मैंने बिजली का बिल दिया तो डिपार्टमेंट को पेमेंट कर दिया, टेलीफोन का बिल दिया तो टेलीफोन को पेमेंट कर दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हुए तो ट्रेवल एजेंट को या ट्रेवल एजेंसी को दे दिया, रेलवे को दे दिया, एयरवेज को दे दिया। लेकिन डेप्रिसिएशन में मैंने डेबिट तो किया अपने एक्सपेंसेस को, लेकिन मैंने पेमेंट किसको किया? मैंने पेमेंट तो किसी को किया ही नहीं। इट मीन्स दीज फंड्स आर अवेलेबल इन द बिजनेस। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट तो हो गए, बट दी फंड्स हैव नॉट गॉन आउट ऑफ द बिजनेस। ये पॉइंट अच्छी तरह समझने का होता है। तो ये सारे आंसर्स जो क्वेश्चन है इस स्लाइड में वो आपको मिल गए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। व्हाट आर रिजर्व्स? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व्स क्या हैं? एन एसेट और ए लायबिलिटी। अब हमको लगता है यार ये तो रिजर्व्स हैं, तो रिजर्व तो एसेट होना चाहिए। नो, रिजर्व इज ऑल्सो ए लायबिलिटी। All reserves, whether general or specific, all provisions, all these are liabilities, not assets. अच्छी तरह माइंड में इस पॉइंट को बैठा लीजिए। All reserves, general or specific, all provisions made for any purpose are liabilities in the business, not the assets. What are the types of reserves? So there are two types of reserves, general reserves and specific reserves. General reserves are the part of the owner's funds. Specific reserves are created for specific purpose. Examples are machinery replacement reserve. मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए रिजर्व क्रिएट किया गया। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए रिजर्व क्रिएट किया गया। तो जब पर्पस होता है किसी भी रिजर्व को क्रिएट करने का तो वो स्पेसिफिक रिजर्व बन जाता है। जब कोई पर्पस नहीं होता है तो जनरल या फ्री रिजर्व बन जाता है और ये ओनर्स इक्विटी का पार्ट बन जाता है। स्पेसिफिक रिजर्व और जनरल रिजर्व और प्रोविजंस कहाँ से क्रिएट होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ये सब के सब आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही क्रिएट होते हैं। प्रॉफिट्स हैं तो ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। प्रॉफिट्स नहीं है तो कहाँ से लाओगे पैसा? ये रिजर्व क्रिएट करना है, प्रोविजन करना है फॉर बैड डेट्स। जैसे हम लोग बैंकर्स एनपीए के प्रोविजन करते हैं, सब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से तो आता है, करंट इनकम में ही से इनकम से ही तो आता है। तो ये बड़ी अच्छी तरह समझने की चीज़ें हैं। आज का ये वीडियो अगर आपने मेरा अच्छी तरह समझ लिया, इसको 2-3 बार देखिएगा, तो आपको बैलेंस शीट को समझने में लेश मात्र भी कोई कठिनाई होने वाली नहीं है, ये मेरी गारंटी है। एंड व्हाट आर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स? ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है अगेन आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन ये स्पेसिफिक रिजर्व होते हुए भी हमारे जनरल रिजर्व का पार्ट बनता है ओनली फॉर कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो, क्योंकि डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, डेट का पार्ट है। डिबेंचर को रिडीम करने के लिए हमने रिजर्व भी क्रिएट कर लिया, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम हमारी इक्विटी का पार्ट नेटवर्थ में ले जाते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स को, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो ओनली, और किसी पर्पस के लिए नहीं। फिर तो ये स्पेसिफिक कैटेगरी में ही डील किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? तो इसके लिए अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज शेयर प्रीमियम रिजर्व? अब जिन लोगों ने कॉमर्स साइड को देखा नहीं है उनको ये नई सब टर्म्स लगती हैं, इसलिए मैं बहुत स्लोली और क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शेयर प्रीमियम रिजर्व, जब कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है मार्केट में ऑन प्रीमियम, मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये उस पर प्रीमियम डिमांड कर रही है, तो पब्लिक से वो 20 रुपये लेंगे और ये 20 रुपये 2 हिस्से में बुक्स में जाएगा। कैपिटल में जाएगा 10 रुपया जो उसकी फेस वैल्यू है, और शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा
₹10 जो वो प्रीमियम से आया है। और इसी से चूंकि ये हमने अपनी कैपिटल जब बेची उस पे हमको प्रॉफिट हुआ प्रीमियम के माध्यम से, इससे हमारा कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। एंड कैपिटल रिजर्व इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी। तो शेयर प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व अगर बैलेंस शीट में कहीं अपीयर हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो ये ओनर्स इक्विटी का ही पार्ट है, हमारी नेटवर्थ का हिस्सा है। इसको ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? कैपिटल पे भी 2-3 तरीके हैं, हम लोग कई नाम सुनते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, फिर उसके बाद में आती है इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर कॉल्ड अप कैपिटल, फिर पेड अप कैपिटल। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये पॉइंट स्पष्ट करता हूं। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल कंपनी का बोर्ड ऑथराइज करता है, कंपनी इज ऑथराइज टू रेज फ्रॉम द पब्लिक से 10 करोड़ कैपिटल। लेकिन बोर्ड ये भी डिसाइड करता है कि एकदम हमको सारे 10 करोड़ की जरूरत नहीं है, केवल हम इशू करेंगे 5 करोड़। 5 करोड़ इशू किया पब्लिक को, पब्लिक ने 5 करोड़ सब्सक्राइब कर लिया और 5 करोड़ में से उन्होंने 2.5 करोड़ यानी आधा कॉल किया और उन्होंने पे कर दिया। तो जो हमारी ऑथराइज कैपिटल थी 10 करोड़, जब इशूड कैपिटल आई तो हो गई 5 करोड़, सब्सक्राइब हुई तो 5 करोड़, कॉल्ड अप कैपिटल हुई 2.5 करोड़, पेड अप कैपिटल हुई 2.5 करोड़, क्योंकि जितना कॉल किया कंपनी ने उतना शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया। तो इस तरीके से ये कई तरह की कैपिटल है। अब इसमें एक होता है रिजर्व कैपिटल। कोई कंपनीज अपने इमरजेंसी के लिए कुछ कैपिटल को रिजर्व में रख लेती हैं, माने उसको कॉल ही नहीं करती, और एक बार अगर किसी कंपनी ने कोई कैपिटल रिजर्व कर दिया तो फिर उसे कॉल करने का अधिकार भी नहीं होता है जब तक कि वो कंपनी लिक्विडेशन में ना चली जाए, बंद होने के कगार पे आ जाए, बंद हो रही है, तभी इस कैपिटल को कॉल किया जा सकता है, अदरवाइज ये कैपिटल कॉल नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, बहुत नाम सुनेंगे आप। रिसीवेबल्स एंड पे, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स। व्हाट आर रिसीवेबल्स, व्हाट आर पेएबल्स? बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेएबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, कमीशन डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन डिस्काउंट अलाउड, रिबेट रिसीव्ड, रिबेट गिवन। ये बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस में उलझा देते हैं जब एग्जाम में हम इनको अटेम्प्ट करते हैं। तो जितने रिसीवेबल्स हैं ये सब बिजनेस एंटिटी के एसेट्स हैं, और जितने पेएबल्स हैं वो सब बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटीज़ हैं। चाहे वो ट्रेड रिसीवेबल हो, चाहे बिल रिसीवेबल हो, ये मेरा एसेट है बिजनेस में, और जो बिल्स पेएबल है या ट्रेड पेएबल्स हैं ये लायबिलिटीज़ हैं। और ये एक्सपेंडिचर और इनकम का हिस्सा हैं। जो कमीशन डिस्काउंट रिसीव्ड है इनकम में आएगा, कमीशन डिस्काउंट अलाउड है एक्सपेंसेस में जाएगा, रिबेट रिसीव्ड इनकम का पार्ट है, रिबेट गिवन आपका एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो ये आपके इनकम और एक्सपेंडिचर में एडजस्ट हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन हमको समझना चाहिए। मैं डिस्काउंट मुझे मिल रहा है तो मुझे गेन हो रहा है, डिस्काउंट मैं बिजनेस में किसी को दे रहा हूँ तो मुझे लॉस हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है। ऐसे ही कमीशन को डील करना है, ऐसे ही रिबेट को डील करना है। हाउ टू कैलकुलेट कैश प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट कैश लॉस। और ये हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप किसी को टर्म लोन देते हैं तो हम उसकी रीपेइंग कैपेसिटी असेस करते हैं। वैसे तो कोई भी लोन देते हैं तो रीपेइंग कैपेसिटी को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, जरूरी है। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन में जैसे कैश क्रेडिट इज नॉर्मली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज रीपेड आउट ऑफ सेल्स, वो सेल्स आती रहती हैं और परचेजेस के लिए डेबिट होता रहता है अकाउंट। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली टर्म लोन्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करे, अगर प्रॉफिट में कैश प्रॉफिट जरूर हो, और कैश प्रॉफिट में से भी हमारा टर्म लोन की EMI या इंस्टॉलमेंट रीपे आसानी से की जा सकती है।
अब इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। हमको नेट प्रॉफिट मालूम हो जाता है जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है। डेप्रीसिएशन अकाउंट से डेप्रीसिएशन पिकअप कर लेते हैं हम। तो जो हमारा कैश प्रॉफिट होता है वो होता है नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रीसिएशन। मैंने आपको डेप्रीसिएशन को एक्सप्लेन करते समय ये बात बताई थी कि डेप्रीसिएशन के फंड्स बिजनेस में अवेलेबल हैं, बाहर नहीं गए हैं, इसलिए ये कैश प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर। नेट प्रॉफिट एक्चुअल रीपेइंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन आपने इग्नोर कर दिया है, डेबिट हो गया है। नेट प्रॉफिट तो उसके बाद ही निकल के आता है। अगर मैं उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं तो एक्चुअल रीपेइंग कैपेसिटी एसेस होती है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए रिलायंस की रिफाइनरी लगी हुई है जामनगर में, वहाँ पर 1 लाख करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स हैं जिस पे हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और 10% 1 लाख करोड़ का बनता है 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। हम इसको इग्नोर कर सकते हैं क्या? ये फंड्स अवेलेबल हैं बिजनेस में फॉर रीपेमेंट ऑफ द टर्म लोन, कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन एसेट तो डेप्रिशिएट हो गया, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट हो गया। तो इसलिए कैश प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम। अगर वही रिलायंस पेट्रोलियम आपका जो है उसका रिफाइनरी है, लोन लेने आ जाएं आपसे टर्म लोन 5,000 करोड़ का, जिनका एक साल में 10,000 करोड़ का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, कोई भी बैंक आंख बंद करके उन्हें दे देगा क्योंकि उनकी कैपेसिटी है 10,000 करोड़ का, तो डेप्रिसिएशन ही चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा दूसरा होता है कैश लॉस। अब ये होता है नेट लॉस माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ माइनस करना होगा। ऊपर नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन किया था मैंने, नीचे नेट लॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो वो कैश लॉस होगा। उससे हमें पता चल जाता है कि कितना एक्चुअल लॉस ये बियर कर रही है कंपनी, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब ये दो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, व्हाट इज टॉप लाइन, व्हाट इज बॉटम लाइन। नॉर्मली ये बिजनेस पार्लेंस में ये टर्म खूब यूज़ किए जाते हैं। आपको नॉर्मल कोर्स में अगर बिजनेस कोई आप इकोनॉमिक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ का कोई पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें ये टर्म बहुत यूज़ होती हैं, लेकिन हम एकदम से नहीं समझ पाते हैं, या जब हम बैंक में आए होते हैं, नए होते हैं, 2-4 साल तक नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें टॉप लाइन रिप्रेजेंट्स ऑलवेज दी सेल्स। व्हाट इज टॉप लाइन मीन्स सेल्स ऑफ द बिजनेस, बॉटम लाइन मीन्स द नेट प्रॉफिट, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है किसी भी कंपनी का, बिजनेस एंटिटी का, तो सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में सेल्स आती हैं, बाई सेल्स, और सबसे नीचे बॉटम लाइन में नेट प्रॉफिट निकल के आता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो व्हाट इज टॉप लाइन, व्हाट इज बॉटम लाइन, ये हम अब समझ गए और जान गए। विच वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टेकन टू बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और हम उलझ जाते हैं। बहुत सिंपल आंसर है, फिक्स्ड एसेट्स में चूंकि हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो हम बैलेंस शीट में उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेकर के जाते हैं कि 31 मार्च को डेप्रिशिएट होने के बाद उसकी क्या वैल्यू फिक्स्ड एसेट की बची है, दैट विल बी देयर इन द बैलेंस शीट। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो आपका ग्रॉस ब्लॉक एसेट साइड में और नेट ब्लॉक दो फिगर शो करते हैं। ग्रॉस ब्लॉक में उनका टोटल होता है, वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वो नेट ब्लॉक में आते हैं तो वो रिड्यूस हो जाती है बाय डेप्रिसिएशन। तो नेट ब्लॉक हमारे लिए रेलेवेंट होता है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स रेलेवेंट होती है। वेयर आर द प्रॉफिट शोन इन द बैलेंस शीट, ऑन द बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटीज साइड और ऑन द एसेट साइड। ये क्वेश्चन भी बड़ा टिकलिश है, हमको थोड़ा उलझा देता है कि प्रॉफिट्स बैलेंस शीट में हम कहाँ शो करते हैं। और बहुत सिंपल एंड डायरेक्ट आंसर है इसका, बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स को शो नहीं करते हैं। इनको तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब निकल के आता है प्रॉफिट, उसके बाद में आइदर रिजर्व्स और कैपिटल में जोड़ देते हैं, या इनको हम प्रोविजंस क्रिएट करने में यूज़ कर लेते हैं। बैलेंस शीट में कोई भी आइटम प्रॉफिट के नाम से नहीं शो किया जाता है, नाइदर ऑन द एसेट साइड नॉट ऑन द
लायबिलिटीज साइड। हाँ, अगर लॉस हो जाए बिजनेस में तो वो इंटेंजिबल एसेट की साइड में शो किया कर दिया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, अगर बिजनेस को लॉस हुआ है किसी फाइनेंशियल ईयर में तो वो इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में एसेट साइड में शो किया जाएगा। ये आपने सारे टर्म्स मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ लिए होंगे। इस वीडियो को 2-3 बार अवश्य आप लोग सुने, अच्छे ध्यान से सुने, समझें, और जब आपको ये अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also send your beautiful comments in the comment box. Also press the bell icon button ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। आपने बहुत ध्यान से सुना, आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।